जब हम आज क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस या पोल्यूशन की बात करते हैं तो एक सवाल नेचुरली उठता है कि क्या इन्वायरमेंट हमेशा से इतना ही बड़ा ग्लोबल कंसर्न था? जवाब आता है नहीं। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ एक दिन में नहीं बना, बल्कि सेंचुरीज के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, नेचर एंड स्कोप और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ को समझने में। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इसके अंदर आता है इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कंसर्न। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इनिशियली इन्वायरमेंट को लीगल कंसर्न नहीं माना जाता था। स्टेट का फोकस था सिर्फ टेरिटरी सोवरेनिटी या ट्रेड से सबसे ज़्यादा बेनिफिट कैसे उठाया जा सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज उस समय अनलिमिटेड समझे जाते थे, पोल्यूशन को एक लोकल प्रॉब्लम माना जाता था और इंटरनेशनल लॉ का रोल जो था वो ऑलमोस्ट ज़ीरो था। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट बॉर्डर क्रॉस करने लगा, इन्वायरमेंट एक इंटरनेशनल कंसर्न बन गया। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि इमर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कंसर्न कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर इम्पैक्ट की वजह से आए हैं। तो आगे जानते हैं कि किस तरीके से सेक्टोरियल रेगुलेशन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉज का ट्रांजिशन हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शुरुआत में लॉज सिर्फ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए बनते थे, जैसे शिपिंग, फिशरीज, ट्रेड एट्सेट्रा। इसी को हम सेक्टोरल रेगुलेशन कहते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि हर सेक्टर अपना इंटरेस्ट देखता है, इन्वायरमेंट को हिस्टोरिकली प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा था। इसीलिए ग्रेजुअली दुनिया मूव हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, जहाँ पर डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट दोनों के बीच का बैलेंस बनाए जाने की कोशिश करी जाने लगी। इस ट्रांजिशन के दौरान इंटरनेशनल लेवल पर इन्वायरमेंट को लेकर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अलग अलग राय बनने लगे, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। पर उसको समझने के लिए एक बार हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ किस तरह से इवॉल्व हुआ। तो इसके लिए हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे एवोल्यूशनरी स्टेजेस रहीं जब इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ डेवलप हुआ है। जिसको समझने के लिए मैंने हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ को मेजरली 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन सके कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ किस तरीके से डेवलप हुआ। जिसमें सबसे पहला है रेनेसा पीरियड, फिर इन्वेंशन, डिस्कवरी और साइंटिफिक डेवलपमेंट का पीरियड, जिसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। एज अ रिजल्ट इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा और साथ ही साथ ग्लोबल इंपीरियलिज्म भी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर होती हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट होता है फॉर द कॉमन इंटरेस्ट। और उसके बाद जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्रॉस बॉर्डर इम्पैक्ट को दूसरे नेशंस के द्वारा देखा गया, तब इन्वायरमेंट एक मोस्ट कंसर्निंग कॉमन इंटरेस्ट फॉर ऑल नेशन कंसिडर किया जाने लगा। एज अ रिजल्ट इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसपे इस इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर बात की गई और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ले डाउन करे गए, जो समय और ज़रूरत के अनुसार बदलते रहे। और आज का जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कंसर्न आपको जो इंटरनेशनल लेवल पे मिलता है, वो आउटकम है पूरे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का। रेनेसा एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ। ये बेसिकली उस टाइम पीरियड की बात करी जा रही है जब यूरोप के अंदर मेजर इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और आर्टिस्टिक चेंजेस हो रहे थे, स्पेशली जब यूरोप थियोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू से एंथ्रोपोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू की तरफ बढ़ रहा था। इस टाइम पीरियड में रिवाइवल हुआ क्लासिकल लिटरेचर, फिलोसफी, आर्ट और साइंस का। साथ ही साथ यही वो टाइम पीरियड है जब क्रिटिकल इंक्वायरी, रियलिज्म और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस का डेवलपमेंट शुरू हुआ। इस टाइम पीरियड में लोगों ने ह्यूमैनिज्म के ऊपर एम्फेसिस किया और फोकस किया कि ह्यूमन पोटेंशियल या उसके रीजंस को या उसकी डिग्निटी को प्राइम माना जाए। इस टाइम ह्यूमन सेंट्रिक थिंकिंग तो डेवलप हुई, पर नेचर को रिसोर्स माना गया और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का कंसेप्ट ही इस समय एब्सेंट था। लेकिन इस पीरियड ने साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को जन्म दिया, जो आगे चलकर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का बेस बना। इसलिए रेनेसा का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेटर ऑन रेनेसा की वजह से बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज हुई, नए नए प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया और इसी तरीके से साइंटिफिक डेवलपमेंट के अंदर प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुआ। धीरे धीरे ह्यूमंस ने नेचर के लॉस को समझा और एज अ रिजल्ट रैपिड साइंटिफिक डेवलपमेंट शुरू हुआ, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ था। लेकिन यहीं से
पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस का फाउंडेशन पड़ गया, चाहे उस वक्त हमें रियलाइज़ हुआ हो या ना हुआ हो। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट रहा था, जहाँ पे फैक्ट्रीज, मशीन, फॉसिल फ्यूल, इन सब चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ। एज अ रिजल्ट इन्वायरमेंटल कंसर्न बहुत अलार्मिंग स्टेट पे पहुँच गए। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इस समय की जो फिलॉसफी थी वो अर्बनाइजेशन और मास प्रोडक्शन की थी। एज अ रिजल्ट एयर और वाटर पोल्यूशन का एक्सप्लोजन हुआ इस समय, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत मिजरेबल स्टेट में था। इस समय जितने भी इन्वायरमेंटल चेंजेस थे उनको साफ साफ देखा जा सकता था, लेकिन उस समय कोई लॉ बना नहीं था, इस वजह से किसी ने उसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही था जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल इंपीरियलिज्म का उदय हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से मॉडर्नाइजेशन हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट, और साथ ही साथ फैक्ट्री के अंदर मशीनरी का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब क्योंकि फैक्ट्रीज मास प्रोडक्शन कर रही थी और साथ ही साथ यूरोपियन नेशन के अंदर ये कंपटीशन आ गया था कि कौन सबसे ज़्यादा डेवलप होगा थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड करने के लिए मार्केट चाहिए थी और मार्केट के एक्सपेंशन के चलते अलग अलग वेस्टर्न नेशन ने ईस्टर्न कंट्रीज को कोलोनाइज करना शुरू कर दिया, जो कि लेटर ऑन ग्लोबल इंपीरियलिज्म का कारण बनता है। कोलोनाइजेशन के थ्रू मैसिव रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से फॉरेस्ट, मिनरल्स और वाइल्ड लाइफ का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। इस इंटरनेशनल ट्रेड के कारण सबसे ज़्यादा जो इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ है वो डेवलपिंग नेशंस को हुआ है। इस स्टेज ने ग्लोबल इन्वायरमेंटल इनक्वालिटी क्रिएट कर दी, जो आज भी CBDR के प्रिंसिपल्स में रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे रेनेसा की वजह से साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई और साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जो आगे इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल इंपीरियलिज्म को एक्सपैंड करने में सपोर्ट करती है। लेटर ऑन ग्रीड, पावर कन्फ्लिक्ट और सोशल क्योस की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, जो पहले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के निर्माण का कारण बना, जिसका नाम लीग ऑफ नेशंस था, जो बेसिकली ग्लोबल पीस एंड हार्मनी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। बट वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होते वो भी फेल हो गई। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ, जो कि आज तक कॉन्टिन्यूड है। और जब इन्वायरमेंट को ग्लोबल कंसर्न कंसिडर किया जाने लगा, तब इन्हीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इन्वायरमेंट लॉ के लिए अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए, जिसमें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऐसा पहला इनिशिएटिव था, जिसमें पहली बार इन्वायरमेंट एंड मोर स्पेसिफिकली ह्यूमन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 26 प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए और साथ ही साथ कई सारे रेजोल्यूशंस लिए गए, और इसके अलावा एक्शन प्लान भी बनाया गया। और इसके अलावा ये भी डिसाइड हुआ कि गवर्नमेंट को ये सारे रिकमेंडेशन को फॉलो अप करने के लिए नेशनल लेवल पे कोई ना कोई एक्शन प्लान बनाना ज़रूरी है। तो इसी के साथ में आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। पर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को एक पर्टिकुलर दिशा देने वाली अप्रोच समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के इंटरेस्ट और कंसर्न को समझें। तो अब हम जानते हैं कि जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इन्वायरमेंट कंसर्न की बात रखी जाने लगी, तब डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अप्रोच में काफ़ी ज़्यादा फर्क पाया गया। यहीं से डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अप्रोचेस ने एक नई टेंशन खड़ी कर दी, जो कि नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट में साफ साफ रिफ्लेक्ट होती है। नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट के कंसेप्शन को पहली बार द ग्लोबल ब्रंट रिपोर्ट 1980 में पहली बार आर्टिकुलेट किया गया। तो इसी के साथ जानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या चाहती थी, और इसके अलावा जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो किस बात से डर रही थी। तो सबसे पहले जानते हैं इंटरेस्ट एंड कंसर्न ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को प्राइमरली एक ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट इशू के रूप में देखती हैं। वहीं पर अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ एनवायरनमेंट को इग्नोर तो नहीं करती, लेकिन उनका प्राइमरी कंसर्न सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट होता है। तो इसी के साथ सबसे पहले जितने भी मेजर कंसर्न हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के, उसकी बात करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज अ प्रायोरिटी होती है, क्योंकि डेवलप्ड नेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अब फोकस क्लाइमेट स्टेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन या पोल्यूशन कंट्रोल होता है। इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड को पुश करती हैं। इसके साथ ही साथ डेवलप्ड कंट्रीज़ को ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल हार्म का फियर भी होता है, क्योंकि जब भी लोकल लेवल पे किसी इन्वायरमेंट कंसर्न की बात हो या पोल्यूशन कंट्रोल करने की बात आती है, तो इन सभी को किसी भी प्रकार की बाउंड्री के अंदर बाउंड नहीं किया जा सकता। वहीं पर एसिड रेन,
क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लेशन, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबली हर एक एक कंट्री को अफेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए डेवलप्ड नेशन ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल रूल्स या प्रोटोकॉल्स काफ़ी स्ट्रॉन्गर होने चाहिए। इसी के साथ साथ कंप्लायंस मैकेनिज्म भी बाइंडिंग होना चाहिए। जब बात करते हैं साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। इसके अलावा मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग या कंप्लायंस कैपेसिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। इसीलिए ये कंट्रीज़ यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड सपोर्ट करती हैं और हार्ड लॉ को ज़्यादा प्रीफर करती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट लॉज। इसके साथ ही साथ डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए इन्वायरमेंट एज अ नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न होता है और साथ ही साथ ग्लोबल स्टेबिलिटी का कंसर्न होता है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ का मानना ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, जहाँ पर सब कंट्रीज सेम इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करते रहें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न है डेवलप्ड कंट्रीज़ के। इसी के साथ जानते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के क्या इंटरेस्ट और कंसर्न्स रहते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ इन्वायरमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहती, लेकिन उनका प्राइमरली कंसर्न सर्वाइवल और डेवलपमेंट होता है रैदर देन इन्वायरमेंट। और यही चीज़ कहीं ना कहीं उनके अप्रोचेस में रिफ्लेक्ट होगी। तो इसी के साथ जानते हैं कि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्या क्या मेजर इंटरेस्ट और कंसर्न रहते हैं इन केस ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ। सबसे पहला है राइट टू डेवलपमेंट, क्योंकि अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए सबसे मेजर कंसर्न ये है कि उनके देश के अंदर जो पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पहले इरेडिकेट किया जाए, उसके बाद इन्वायरमेंटल कंसर्न्स पे काम किया जाएगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए डेवलपमेंट उनकी पहली प्रायोरिटी होती है और ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ ये कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को वो डेवलपमेंट के साथ बैलेंस करने की कोशिश करें। तो आगे जानते हैं हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्ग्यूमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्लियर स्टैंड है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का मेजर शेयर जो जाता है वो डेवलप्ड नेशन को जाता है ड्यू टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन लेगेसी। इसके साथ ही साथ अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि इन्वायरमेंटल डैमेज का सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, तो इसका साफ साफ जवाब ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसे अनइक्वल ऑब्लिगेशंस को अनफेयर मानती है, जिसमें ऐसी कंट्रीज़ जो आज के समय में डेवलप्ड हो चुकी हैं उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सारी टैक्टिक्स अपनाई थी। वहीं पर जब अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात आई तो डेवलप्ड कंट्रीज़ इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशन के नाम पर अलग अलग प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगी। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का इनजस्टिस हो जाएगा जो भी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और ये अगेन कहीं ना कहीं राइट टू डेवलपमेंट के अगेंस्ट में जा रही हैं। अगला कंसर्न है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का, क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव होती है और साथ ही साथ मॉनिटरिंग और कंप्लायंस भी बहुत कॉस्टली होता है। इस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ की ये डिमांड होती है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले, इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए और साथ ही साथ डेवलप्ड कंट्रीज़ कैपेसिटी बिल्डिंग में थोड़ा सपोर्ट करें। डेवलपिंग कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल इम्पीरियलिज्म का भी फियर होता है, मतलब ये कि कहीं इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के बेसिस पे ट्रेड बैरियर्स ना लगने लगें या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ब्लॉक ना हो जाएं। इसी वजह से स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रूल्स को न्यू कॉलोनियल कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होती हैं वो प्रेफर करते हैं सॉफ्ट लॉज, क्योंकि सॉफ्ट लॉज स्ट्रिक्ट कंप्लायंस को फेवर नहीं करते हैं, वहीं पे उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का भी स्कोप रहता है और सॉफ्ट लॉज कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंडीशंस को कंसिडर करते हुए बनाए जाते हैं। इसी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज डिक्लेरेशन, एक्शन प्लान या वॉलंटरी कमिटमेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इस डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग की डिवाइड की वजह से कई सारे कोर प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसको CBDR कहते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल मैकेनिज्म के ऊपर फोकस किया गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्लॉजेस के ऊपर फोकस किया जाता है जब भी कोई प्रोटोकॉल या कोई कन्वेंशन रखे जाते हैं, स्पेशली जब ऐसे कन्वेंशन या ऐसे प्रोटोकॉल्स को अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। ये प्रिंसिपल पहली बार स्टॉकहोम के बाद इमर्ज हुए और रियो में कंसोलिडेट होते हैं। तो इस स्लाइड से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो फोकस होता है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी और कंप्लायंस की तरफ है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ का फोकस ये होता है कि वो ग्रोथ पर, इक्विटी पे या सर्वाइवल के ऊपर ध्यान दें। इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ का रियल चैलेंज यही था कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए डेवलपमेंट को कैसे अलाउ किया जाएगा। इसी टेंशन से मॉडर्न इन्वायरमेंटल लॉज का एवोल्यूशन हुआ है।
तो आज के समय में जो भी हम लॉज देखते हैं वो बेसिकली इन्हीं दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए आगे का कंटेंट आने वाली वीडियोस में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।